50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। इन जेंटलमैन को तो आप जानते ही हैं, L&T के प्रमुख SN सुब्रमण्यम, कॉरपोरेट शिरोमणि, जो कई बार अक्सर प्रवचन देते हुए दिखते हैं कि क्या करोगे संडे को छुट्टी लेकर के, 90 घंटा काम करो, पत्नी की शक्ल ही तो देखोगे, आओ और मेहनत करो, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं। बाद में यह पता चला कि L&T के कॉरपोरेट शिरोमणि SN सुब्रमण्यम की तनख्वाह L&T के ही कर्मचारियों की एवरेज तनख्वाह से 500 गुना भी ज्यादा है। 51 करोड़ रुपए सालाना तनख्वाह कमाने वाले औरों को प्रवचन दे रहे हैं कि आप मेरी तरह 90 घंटा काम कीजिए, संडे को भी काम कीजिए, पत्नी की शक्ल देख करके क्या करेंगे। और अगर इतना काफी नहीं था तो अब इन कॉरपोरेट शिरोमणि ने एक और बात बोल दी है। इनका यह कहना है कि क्या भारत के मजदूर रेवड़ी के चलते अब आलसी हो गए हैं, अब वो रेवड़ी के इतने आदी हो गए हैं कि उनको मेहनत ही नहीं करनी। इतनी सारी बातें बोल करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भारत के मजदूरों को, क्या भारत के वर्कफोर्स को अपना पर्सनल स्लेव, बंधक मान बैठे हैं SN सुब्रमण्यम? ये पूरा मामला क्या है, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर, इमोशंस के आधार पर नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है और ये बताना जरूरी है मिस्टर SN सुब्रमण्यम जैसे कॉरपोरेट शिरोमणियों को कि आप कितने गलत हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले SN सुब्रमण्यम अब क्या बोल गए, आइए आपको वो बताते हैं। पहले वाला तो छोड़ दीजिए, वो तो आपने क्लिप देख ली थी, उसके बारे में अभी जिक्र करेंगे, लेकिन अभी ताजा क्या बोले हैं। इनका एक स्टेटमेंट आया है, ये डेक्कन हेरल्ड अखबार की एक क्लिपिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये कहता है कि लार्सन एंड टूब्रो के जो चीफ हैं SN सुब्रमण्यम, उन्होंने ट्यूसडे को ये कहा कि कंपनीज आर स्ट्रगलिंग टू मोबिलाइज लेबरर्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एज दे आर नॉट विलिंग टू माइग्रेट फॉर अ स्लू ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग वेलफेयर स्कीम्स दैट गिव देम कंफर्ट इन देयर नेटिव टाउन्स एंड विलेजेस। यानी कि उनका ये कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है अपना काम करने के लिए, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर पसंद करते हैं कि वो अपने गांव में जो उनको लोक कल्याण के लिए बनी गई स्कीम्स हैं वो मिल रही हैं, तो उनको लगता है कि वही ठीक है और उनको फिर अब जरूरत नहीं है, वो शहर में आकर के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते हैं। इस वजह से कंस्ट्रक्शन लाइन में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो SN सुब्रमण्यम गलत बात नहीं बोल रहे हैं, ये फैक्ट है, ऐसा है कई बार, और इसको कहते हैं हिंदुस्तान का एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, जिसके बारे में कई अर्थशास्त्री बात कर चुके हैं कि आपको एक तो बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा मिलेगी और दूसरी तरफ अगर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, काम कराना है आपको, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये रोना रोना कि हमारी कंपनियां कैसे चलेंगी, हम मजदूरों से मजदूरी कैसे कराएंगे, तो ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार लोक लुभावन जन कल्याण स्कीम, जिसको सरकारी खुद रेवड़ी भी कहती है, लेकिन क्या है, रेवड़ियां चुनाव जिताती हैं, रेवड़ियों के चलते आप चुनाव जीत जाते हैं। कोई आप इस तरीके का वादा या स्कीम कर दें, वो लोगों को भा जाती है। और ये भारत को आलसी बोलना नहीं हुआ, जो पूरा सार है SN सुब्रमण्यम की बात का, कॉरपोरेट शिरोमणि, ऐसे लगता है कि वो बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश का मजदूर आलसी हो गया, वो काम नहीं करना चाहता, उसको अगर थोड़ी सी लोक लुभावन स्कीम मिल जाए तो वो गांव में ही रहना चाहता है, और फिर वो अपना तर्क देते हैं। एक एक करके हम सारी चीजें तथ्यों के आधार पर आपको बताएंगे कि ये कैसे गलत है। सबसे पहली बात, वो कहते हैं CII ग्लोबल साउथ लिंकेजेस समिट में उनका ये कहना था, his company needs 4 lakh laborers a year to work in the construction projects but employs about 16 lakh people due to massive attrition rate।
कि मुझे चाहिए 4 लाख, लेकिन हम लोग 16 लाख एम्प्लॉय कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं, तो इसके हिसाब से उनको बड़ी दिक्कत है। नंबर वन, अगर आपकी कंपनी में 4 गुना एट्रिशन है, मतलब आपको 4 लाख लोग चाहिए, आपको 16 लाख हायर करने पड़ रहे हैं क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं, तो खोट उन मजदूरों में नहीं। इतना हाई एट्रिशन रेट अगर कोई और हो तो एचआर मैनेजर की नौकरी चली जाए किसी भी संस्था में, आप ही के कॉर्पोरेट घरानों में इस तरीके का एट्रिशन रेट हो तो सवाल जवाब हो जाए कि ये हो क्या रहा है। तो अपने मुंह से अगर ये कबूल रहे हैं कि मुझे 4 गुना ज्यादा लोगों को भर्ती करना पड़ रहा है क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि लोग मजबूर होके छोड़ के जा रहे हैं। आप उनकी मजबूरियां जरूर देख रहे हैं कि उनको वहां वेलफेयर स्कीम मिल गई, आगे इसके बारे में बात करेंगे। अपनी आपको गलती नहीं दिखाई दे रही। एट्रिशन रेट इतना हाई क्यों है एल&टी के प्रमुख, कि आपको अब खुद उसके बारे में बताना पड़ रहा है। नेक्स्ट वो क्या लिखते हैं, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द एट्रिशन रेट अमंग लेबरर्स। ही इज देन साइटेड जनधन बैंक अकाउंट, यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई है, ये उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वेरियस रीजंस फॉर एट्रिशन, बहुत कारण होते हैं कि लोग क्यों वापस जाना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते। एक तो जनधन बैंक अकाउंट, वेरियस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, गरीब कल्याण योजना एंड मनरेगा, ये सारे ऑप्शंस होने की वजह से मजदूर गांव में ही रहना चाहते हैं, आराम पसंद करते हैं, दे प्रेफर कंफर्ट। मतलब कंटेम्प्ट इतना है एस एन सुब्रमण्यम के बात करने के तरीके में मजदूरों के लिए कि वो आराम करना चाहते हैं। आलसी कह रहे हैं आप बेसिकली इस देश के मजदूरों को, कि वो आलस के चलते घर में काम करना चाहते हैं, आपके लिए मेहनत नहीं करना चाहते। और उसका कारण ये है कि उनको जनधन अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गरीब कल्याण योजना और मनरेगा जैसी स्कीम्स का वो लाभ ले रहे हैं। एक एक करके आइए अब बात करते हैं कि कैसे ये गलत है, गलत क्यों है। अपना भी उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, बट टुडे इफ आई रिक्रूट अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई एंड आस्क हिम टू वर्क इन दिल्ली, ही सेज बाय, एडिंग दैट दिस ट्रेंड इज देयर इन द आईटी सेक्टर एज वेल। आज मैं चेन्नई से किसी को दिल्ली ले जाना चाहूं तो वो बाय कर देगा, आएगा ही नहीं। तो ऐसा एस एन सुब्रमण्यम जी। अब आते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात, एट्रिशन इतना हाई है अगर आपकी कंपनी में कि लोग 4 लाख की जगह 16 लाख भर्ती करने पड़ रहे हैं, तो खोट आप में है, उन मजदूरों में नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये स्कीम्स के चलते लोग काम नहीं कर रहे हैं और गांव में रह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली नरेंद्र मोदी और उनकी जन कल्याण योजनाओं पर शक और सवाल खड़ा कर रहे हैं। सोच लीजिए। आपका ये कहना है कि कोई सोशल सिक्योरिटी नेट ऐसे ही नहीं है इस देश में, मजदूरों के पास कुछ नहीं है, और जो थोड़ा बहुत आ रहा है अब वो आपकी आंखों में आपको चुभ रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाई गई सारी लोक कल्याण स्कीम्स का उदाहरण दे करके आप ये कहना चाहते हैं, ये इन्फर कर रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि इस देश का मजदूर आलसी है, आपके लिए रह करके काम नहीं कर रहा है। तो पलट के अब आपसे कुछ सवाल जो कि बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, यू मस्ट मेक एन ऑफर। एचआर की थोड़ी सी टिप्स दे देता हूं जो हमने सीखी हैं। मैं एचआर कंसल्टेंट नहीं हूं, आप तो इतने बड़े सीएमडी हैं, आपको ज्यादा पता होगा। मेक पीपल एन ऑफर दैट दे कैन नॉट रिफ्यूज। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि जो दाम आप तय कर देंगे उस पर मजदूर आ जाए? जिस तरीके से आप ठहरवा देंगे, जिस कंडीशंस में आप काम कराएंगे, उसमें मजदूर काम करता रहे। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो ये तो प्रॉब्लम है। हमारे यहां तो मजदूर मिलते ही नहीं, लोग आराम पसंद करते हैं। आपने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, उनको जितना आराम मिल रहा है, सपोज आपके शब्दों में, गांव में, वो इन जन कल्याण स्कीम से, आपने अपने धंधे के चलते उनकी सैलरी इतनी ल्यूक्रेटिव बनाई कि उनको ये लगे कि नहीं यार, चल के काम करना चाहिए। अगली बात, आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मजदूर गरीब ही रहना चाहता है, वो बिल्कुल भी और पैसा, 4 पैसा नहीं कमाना चाहता। वो गुर्बत में अपने गांव में गड्ढा खोद के मनरेगा का मजदूर ही बने रहना चाहता है, ये आपका कहना है। कंफर्ट नहीं होता है मनरेगा का मजदूर बन जाना। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप पाएंगे। तो ये कहना कि लोग आराम कर रहे हैं गांव में,
क्या ये सही है? आपने उस तरीके के पैसे दिए, उस तरीके की व्यवस्था दी? कुछ एक और चीजें आपको बताते हैं यहां पर। ये यूनियन बजट है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 फरवरी 2021 को जो बजट प्रेजेंट हुआ था 2021-22 का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने आउटले अनाउंस किया था, जिसमें 1.97 लाख करोड़ रुपीस ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर 13 की सेक्टर्स। ये बहुत जरूरी है समझना कि जिसको आप आराम पसंद, वेलफेयर स्कीम, ये तो है ही ऐसे आलसी, गांव में पड़े रहना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, और सरकार भी इनको स्कीमें दिए चली जा रही है, उससे जुड़ा हुआ पॉइंट है ये। 2021-22 में बजट में 1.97 लाख करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव किया गया। लेकिन अगर मजदूर अपने काम करने के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग ले, तो आप ये कहते हैं कि नहीं, ये लालची हो रहा है। और फिर अगर वो मजदूर गांव चला जाए तो आप ये कहते हैं कि वो आराम करना चाहता है। अगर कोई मजदूर काम करना छोड़ दे क्योंकि उसको तनख्वाहें बहुत कम मिल रही हैं, और कुछ कुछ जगहों पर तो आप ये सोचिए 150 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर लोग काम करते हैं। 150 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एल&टी इतने में कर्मचारियों को रखता है, लेकिन इतने में लोग रखते हैं। शोषण देखिए। और उसके बाद जब उनको गांव में किसी चीज पर सब्सिडी मिल जाए, किसी लोक कल्याण स्कीम का वो लाभ उठा लें, तो आपको वो लाभ और सब्सिडी दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर वो सब्सिडी लें तो सब्सिडी शब्द सुनने में गरीब लगता है, ऐसे लगता है कि आप कुछ भिखमंगे टाइप है। तो इस वजह से आपके लिए वो शब्द होगा इंसेंटिव। वाह रे वाह, सरकार आपको सब्सिडी दे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे। आप चाहते हैं उसका नाम हो इंसेंटिव, प्रोत्साहन योजना। आप चाहते हैं कि आपको दिया हुआ पैसा प्रोत्साहन की तरह प्रस्तुत हो, और एक गरीब को दिया हुआ पैसा सब्सिडी की तरह प्रस्तुत हो, अनुदान की तरह प्रस्तुत हो, ऐसे प्रस्तुत हो कि वो तो जबरदस्ती इन लोगों को, आलसी हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते। यही चीज तो पलट के कॉर्पोरेट घरानों को भी कही जा सकती है। क्यों आपको चाहिए ये इंसेंटिव? और गरीब की सब्सिडी को प्रोत्साहन क्यों ना माना जाए? शब्दों का हेर फेर किस तरीके से होता है आप देखिए। एक कॉर्पोरेट घराने और इनके कॉर्पोरेट शिरोमणि, इन सब चीजों में उनको कितनी महारत हासिल है। इसी वजह से इनको गरीब का दिया हुआ सब्सिडी आंखों में चुभती है, अपना इंसेंटिव नहीं चुभेगा कभी कभी। और बात बोल दीजिए तो आप एंटी इंडस्ट्री हैं, आप इंडस्ट्री के सेंटिमेंट को नहीं समझते हैं। खूब समझ रहे हैं सर आपका सेंटिमेंट, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आपको यह बता दें कि हक क्या होता है। आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेज the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of national life. The state shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, and opportunities, not only amongst individuals, but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. ये भारत के संविधान के आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है ये लोक कल्याण स्कीम चलाना, समाज में जो असमानता है उसको दूर करना। लेकिन जब बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों में बैठे हुए लोग ये मान बैठते हैं, उनको ये लगता है एस.एन. सुब्रमण्यम जैसे लोगों की तरह कि मेरी इमारत गगनचुंबी होती चली जाए, मेरी सैलरी 51 करोड़ हो जाए, मेरी मीडियन सैलरी 500 गुना ज्यादा हो, और बाकी लोग मजदूरी करते रहें, और वो भी जो दाम मैं निर्धारित कर दूं, और उसके बाद अगर वो नहीं आते हैं तो फिर इसमें उन्हीं का दोष निकाला जाए और दोष सरकारी स्कीमों पर डाल दिया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है इन लोगों का ध्यान रखना, वो भी कम रख रही है और रखना चाहिए। और ऐसे में लगता है एस.एन. सुब्रमण्यम ये आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भूल गए। क्यों? क्योंकि शायद उनके मन में उनको बंधुआ मजदूर चाहिए। ये बंधुआ मजदूरी नहीं हुई तो और क्या हुआ कि मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा, मैं फैसिलिटीज नहीं दूंगा,
और उसके बाद फिर अगर तुम आकर के काम नहीं करोगे तो तुम आलसी, मैं नहीं, तुमको तो बीवी की शक्ल देखने में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजें एसएन सुब्रमण्यम को सोचनी बहुत जरूरी है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस जो हैं वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं, जिसकी वजह से लोग ये प्रेफर करते हैं। आपको मैं बता दूं कि कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, गरीब नहीं रहना चाहता, कोई नहीं रहना चाहता भाई। ये भी एक अस्मिता का सवाल है, आत्मसम्मान की बात है कि मैं किसी अनुदान पे रह रहा हूं या मुझे कुछ पैसा मिल रहा है और बस मैं उसी के सहारे आश्रित हूं। वो मिनिमम वेज है, मिनिमम पे है। जब और कहीं से कुछ नहीं है तब आपको ये लगता है कि चलो ये कर लें, एक सहारा है जो देने की कोशिश की है। ये चीज बड़े कॉर्पोरेट घरानों को समझ में आती नहीं है। आप चाहते हैं कि 12-12 घंटे लोग काम करते रहें, वर्क कंडीशंस उनकी अच्छी ना हो, खराब तरीके से वो काम करें। कोई उड़ीसा का आदमी सूरत की मिल में जाकर के काम करे या कपड़ा फैक्ट्री में काम करे, उसके रहन सहन पर आप ध्यान न दें, तनख्वाह आप इतनी कम दें जिसमें वो खटता रहे और फिर वो वहां पड़ा भी रहे, और वो इसलिए कर रहा है ये सारी चीजें ताकि वो थोड़ा सा और पैसा कमा सके। तो ये स्वॉट एनालिसिस तो हर एक मजदूर को भी हक है ना, कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं और बदले में क्या पा रहा हूं। जो मैं चाहता था क्या मैं वो कर पा रहा हूं या पा रही हूं। और अगर लोग नहीं पा रहे हैं तो ये खामियां, ये जो खामियां हैं ये उन्हीं मजदूरों की है, आपकी नहीं है। जो आप चाहते हैं कि वो मजदूर उसी में, क्योंकि अगर उससे ज्यादा पैसा अगर आप मजदूर को दे देंगे तो आपको ये कहने का हो जाएगा कि मेरे प्रॉफिट का मार्जिन कट रहा है, मेरे प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। तो आप चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें और फिर उनको सपोर्ट देने वाली कोई स्कीम आए तो उससे भी आपको आपत्ति हो जाती है। ये कैसे होता है मैं नहीं जानता हूं। आईएलओ की एक स्टडी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो भी मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। फॉर पुअर वुमेन फ्रॉम झारखंड हु सीक वर्क इन द फ्लरिशिंग अर्बन लोकेशंस लाइक दिल्ली, their years of work away from home contribute to mere survival and have not improved their living standards. Lack of awareness about their rights, lack of organization in workers, and lack of sufficient support structures make them vulnerable and therefore overworked and exploited. इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहना चाह रही है? वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो गांव देहात से आते हैं वो ये सोच के आते हैं चलो ये 4 पैसा और मिल जाएगा, लेकिन वो जिस तरीके से रह रहे हैं और जानकारी का अभाव, हक नहीं जानते हैं अपना, इस वजह से उनका शोषण होता है। शोषण कौन करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसएन सुब्रमण्यम जाकर के शोषण कर रहे हैं, लेकिन जब वो इस तरीके के कॉर्पोरेट शिरोमणि इस तरीके की बात ऊपर से बैठ करके बोलेंगे तो इनके नीचे के जो बाबू हैं वो सबसे निचले पायदान पर काम कर रहे लोगों के साथ क्या बर्ताव करेंगे, जरा आप सोच के देखिए। ये तो एक बयान है ना। अब आप सोचिए इनके ऑफिस में जितने लोग टॉप पर बैठे हुए हैं वो सबसे निचले पायदान वाले से कैसे बात कर रहे होंगे, किस तरीके से बात कर रहे होंगे। मजदूरों को कैसे बंधुआ मजदूर समझने की एक मानसिकता एक्सपोज हो रही है, आप जरा वो देखिए। और लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्या कहती है? बहुत क्लियरली कहती है कि ये लोग जो आते हैं वो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। आपको लग रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं झारखंड से और उड़ीसा से इनको ला करके और उनको काम दे करके, लेकिन उनकी कंडीशन आपने ऐसी कर दी है कि वो प्रेफर करते हैं कि हम गांव में ही रह जाएं, कुछ और ढूंढ लें आसपास, क्योंकि आपने उसको ल्यूक्रेटिव नहीं बनाया, अच्छा नहीं बनाया। ये आईएलओ की रिपोर्ट कह रही है। द गार्डियन की भी एक रिपोर्ट है जिसमें वो उल्लेख करते हैं 2024 की रिपोर्ट, लाइफ इज प्रिटी ब्रूटल, कंसर्न्स इन इंडिया ओवर हाई प्रेशर कॉर्पोरेट जॉब्स। ये अब हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो प्रेशर है कॉर्पोरेट जॉब में। आप जान के अचंभित हो जाएंगे कि इसी कॉर्पोरेट लैडर में नीचे की ओर अगर आप आते हैं तो 90% जनता असंगठित क्षेत्र में काम करती है, 90%। और इनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन लगा, मतलब जिस लाला का मन करे वो किसी भी तरीके से काम करा ले। क्यों? क्योंकि असंगठित है क्षेत्र और मजदूरों के हक की आवाज बहुत मुश्किल से उठती है और अक्सर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं ये मजदूर। ये रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई। जाते जाते आप लोगों को एक लेख और दिखा दें। ये है हमारे पूर्व सहयोगी अनिंदो चक्रवर्ती
कंस्ट्रक्शन में जो लोग मजदूरी करते हैं यानी लेबर का काम करते हैं, उनको हर रोज कम से कम 5000 कैलोरी खाने की जरूरत है। आप और हमें जितनी जरूरत है उसके आप सोच लीजिए 2 से 2.5 गुना ज्यादा। लेकिन हम सब जानते हैं मजदूरों को हमसे कम खाना मिलता है, ये सबको पता है। इसका मतलब पूरे दिन शरीर तोड़ने वाला काम करके उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। और जो माइग्रेंट लेबर शहर में आते हैं हमारे घर, ऑफिस, फ्लाईओवर बनाने के लिए, उनको महीने में आप सोच लीजिए 15 से 20 दिन काम मिलता होगा और ज्यादा से ज्यादा 15-16 हजार रुपए बनते होंगे। अपना सारा खर्च उठाने के बाद कितना होगा, 6 से 8 हजार रुपए घर भेजते होंगे। इसका 80% तो गांव में भी बन जाता है। सब कुछ मिलाकर मनरेगा में काम, आप सोच लीजिए थोड़ी बहुत गांव में ही दिहाड़ी, मुफ्त का राशन मिलता है और जितने भी कैश ट्रांसफर है वो मिलाकर इतना इसका 80% बन जाता है। ऊपर से कंस्ट्रक्शन में काम करने से जितनी भी बीमारियां होती है उसके खर्चे से भी छुटकारा मिलता है। तो फिर इतने कम पैसों के लिए अपने माता पिता, बीवी, बच्चों को छोड़कर कौन आएगा शहर में मजदूरी करने? क्यों आएगा? इसमें लास्ट में अनिंदो चक्रवर्ती जी ये कहते हैं कि परिवार इतना परेशानी में पड़ जाता है जिसकी वजह से वो गांव जाना पसंद करता है। तो जब तक एलएनटी के बॉस और तमाम और बॉस वर्किंग कंडीशंस नहीं सुधारेंगे, सैलरी अच्छी नहीं करेंगे, तब तक आप उम्मीद अगर ये करें कि कोई बंधुआ मजदूर बन के आपके लिए खड़ा रहे, तो ये मैं इस देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि आप एसएन सुब्रमण्यम की इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं। इशारों इशारों में आज इतना ही। फिर मिलेंगे संभवतः एसएन सुब्रमण्यम जी हमें फिर मौका देंगे कुछ और बोल करके, तो एक और कार्यक्रम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।